Hello, students. Welcome back to your favorite learning space, Namaste English. I am Abha Mishra, and today we are diving into one of the most creative and fun part of English language, that is figures of speech. सबसे पहले एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करिए. कई बार लोगों को डाउट होता है कि इज़ इट फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच. सिंपल है. जब हम इकट्ठे कई फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्लूरल यूज़ करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच. और जब किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये होगा फिगर ऑफ स्पीच. सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. होप दिस कन्फ्यूजन इज़ नाउ क्लियर. सो इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अबाउट rules and grammar. It is also about beauty, imagination and expression. And that is exactly what figures of speech help us to do. They add color, emotion and life to the word. In simple language, figures of speech equal creative tools of English language. Here in part 1, we are going to explain you few important figures of speech useful for the students of class 9th and 10th CBSE board. So in this video, first of all, we are going to give you a simple definition, easy to remember examples, practice sentences and a fun quiz at the end. So grab your notebook and let us make English not just easy but also enjoyable. And don't forget to like, share and subscribe Namaste English for more such videos that make learning simple and fun. So let's begin. First of all, introduction of figures of speech. Small introduction मैंने आपको दिया ही है, बट थोड़ा और डिटेल में इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ. फिगर्स ऑफ स्पीच क्रिएटिव लैंग्वेज टेक्निक होती है जिससे लैंग्वेज और क्रिएटिव और खूबसूरत बनती है. जिस तरह से जब आप कहीं स्पेशल ओकेजन पे जाते हैं तो अपने आप को आप सजाते हैं, संवारते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंस इसकी है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच राइटिंग को बहुत इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव बनाती है. मैंने आपको साथ साथ में अभी एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि सिंपल चीज़ों को अगर हम इस क्रिएटिव वे में कहें तो और खूबसूरती बढ़ जाती है. फिगर्स ऑफ स्पीच हेल्प राइटर्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़ इन द यूनिक वे. एक यूनिक तरीका है फिगर्स ऑफ स्पीच के माध्यम से कम्युनिकेट करना, और इसके साथ ही इसमें डेप्थ, इमोशन और इमेजरी भी बढ़ जाती है. सो वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ सिमिली. सिमिली में कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है लेकिन कुछ शब्दों की मदद से. लाइक और एज, ये दो वर्ड्स हैं जिनकी वजह से जिनकी हेल्प से कंपैरिजन आसान हो जाता है. आप देखिए, इससे क्लैरिटी आ जाती है. माई सिस्टर इज़ एज क्यूट एज अ किटन. अब यहाँ पे सिर्फ अगर इतना कहा जाए माई सिस्टर इज़ क्यूट, मीनिंग क्लियर है, लेकिन उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कह रहे हैं माई सिस्टर इज़ एज क्यूट एज किटन. तो हमें दोनों की इमेज दिमाग में आ रही है कि जैसे छोटी सी किटन कितनी क्यूट होती है तो सिस्टर मस्ट बी क्यूट लाइक दैट. दूसरा है फास्ट एज अ स्पेसशिप. स्पीड को बताने के लिए स्पेसशिप यूज़ किया है. ये फ्रेजेस में मैं बता रही हूँ, फिर सेंटेंस भी बताऊँगी. हार्ड एज रॉक, हार्डनेस को रॉक से कंपेयर किया जाए. अब पिक्चर में देखिए दोनों वर्ड यूज़ किए हैं. शी क्राइज लाइक अ बेबी एंड शी इज़ एज क्वाइट एज अ माउस. वो कैसे चिल्लाती है? बेबी की तरह. बेबी, उसकी जो क्राई है उसको बेबी से कंपेयर किया. एंड क्वाइट, शी इज़ एज क्वाइट एज माउस. इतनी शांत है जैसे कि माउस. सेकेंड है मेटाफर. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी वर्ड्स. लाइक, एज, लाइक यहाँ नहीं यूज़ किया जाता. तो पहचान के लिए आपके लिए ये सिंपल है. जहाँ पे लाइक और एज कंपैरिजन में नहीं है दैट इज़ मेटाफर, और जहाँ लाइक और एज यूज़ है दैट इज़ सिमिली. एग्जाम्पल देखिए, नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस. नॉलेज और की को कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से चाबी से ताला खुलता है उसी तरह से नॉलेज से सफलता मिलती है. नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान सफलता की कुंजी है. दूसरा है हिज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया. वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जो हर सवाल का जवाब मिल जाए जहाँ, और ऐसा कोई इंसान हो जिससे कोई कुछ भी पूछे तुरंत जवाब मिल जाता है. तो देन ही इज़ कंपेयर्ड एज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन एज और लाइक नहीं लगाया गया है.
उसको सीधा बोल दिया है कि वो तो इंसाइक्लोपीडिया है। इनडायरेक्ट देखिए, अगर इसको हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर और क्लियर करना है तो एज या लाइक भी लगा सकते हैं। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। पर्सन किसी भी ह्यूमन क्वालिटीज़ को अगर हम पर्सन के वे में यूज़ करें तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे होप इज़ द थिंग विद फेदर। होप एक ऐसी चीज़ है जिसमें पंख होते हैं। पंख तो बर्ड है, बर्ड इज़ लिविंग। बर्ड के जो पंख हैं, इसी तरह होप को पंख बताया गया है। होप इज़ द थिंग, होप एक ऐसी चीज़ है जिसमें पंख हैं, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं। ड्रीम्स आर मास्टर्स कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स। ड्रीम्स आर मास्टर्स, मास्टर बना दिया है ड्रीम को, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल में और देखिए, द थंडर रोड इन द इवनिंग स्काई। थंडर, उसकी जो आवाज़ है उसको जैसे शेर रोर करता है उससे कंपेयर किया है। द लीव्स डांस्ड अक्रॉस द लॉन। अब डांसिंग क्वालिटी भी ह्यूमन की है, लीव्स को डांस करते हुए बताया जा रहा है। तो इस तरह से जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स जब आप पोएम पढ़ेंगे तो बहुत मिलेंगे, इसीलिए पहले मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बता रही हूँ। अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं और वहाँ वो है नहीं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब हम पोएम, ये नर्सरी राइम हम लोगों ने सीखा था, तो स्टार्स तो आसमान में होता है, हमारे पास नहीं था, लेकिन वहीं पे ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम उससे बात कर रहे हैं लेकिन मेरे पास है नहीं स्टार, पास में कोई नहीं है, लेकिन हम एड्रेस करके बात कर रहे हैं। वी आर इमेजिनिंग। दूसरा, ओ मून गिव मी मून लाइट। मून से बात कर रहे हैं कि मुझे अपनी चांदनी दो, चांद मुझे अपनी चांदनी दो। तो इस तरह का सिचुएशन पोएम में बहुत मिलेगा और ये है अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखिए। डोंट टेल मी नाउ डियर आइज। आइज आँखें बोलती हैं ना कि अब मत बोलो आँखें। लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। लाइफ को भी लिविंग बीइंग बना दिया है कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकती। अब नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए हाउ आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट। हाइपरबोली। हाइपरबोल spelling is like that and very often it is pronounced hyperbole, but the correct pronunciation you should know, hyperbole. ड्रामेटिक एग्जेजरेशन, इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फेंकना। और साधारण भाषा में आपने सुना होगा, कहा जाता है अरे वो बहुत फेंकता है। आपके स्टूडेंट ग्रुप में भी कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपस में इसी के लिए फेमस हैं, अरे वो तो फेंकता है। तो यही ड्रामेटिक एग्जेजरेशन जो होता है। अब वो तो नॉर्मल लाइफ की बात हो गई फेंकना, लेकिन पोएम में या लिटरेचर में भी एग्जेजरेशन किया जाता है। देखिए कैसे। माई बैक पैक वेज अ टन। मेरा जो बैक पैक है वो 1 टन का है। क्या 1 टन का बैक पैक हो सकता है? एग्जेजरेशन ही तो हुआ। आई स्लेप्ट फॉर 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स कौन सोता है? कुंभकर्ण के बारे में सुना था कि बहुत सोता था। अब कहाँ, आज के ज़माने में तो ये हाइपरबोली ही कहा जाएगा, एग्जेजरेशन। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ड के ऊपर कौन होता है? दैट मीन्स एक्साइटेड, हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक्चुअल में वर्ड के ऊपर नहीं कोई होता है। अनदर एग्जाम्पल, ही इज़ एज स्किनी एज अ टूथपिक। वो उतना पतला है जैसे टूथपिक। टूथपिक इतना पतला कौन होगा? एग्जेजरेशन है। तो यहाँ पे हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया एक साथ शायद प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट लगे, तो इसको स्प्लिट करके आप सीख सकते हैं। ऐसे कोई बड़ा वर्ड हो तो आप उसे स्प्लिट करके प्रोनाउंस करना सीखिए, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। ओनोमेटोपोइया एंड एलिट्रेशन, 2 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ है। ओनोमेटोपोइया मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, कोई भी साउंड। जैसे द स्टोन हिट द पॉन्ड विद अ लाउड स्प्लैश। स्प्लैश वर्ड साउंड के लिए यूज़ किया है कि पानी में स्टोन डाला तो एक लाउड स्प्लैश आया। बर्ड्स चर्प फिल्ड द नाइट एयर। चिड़ियों की चहचहाट ने रात का समा बांधा है। एलिट्रेशन। अब नेक्स्ट है एलिट्रेशन, मतलब रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल कॉन्सोनेंट आपने समझा होगा छोटी क्लास में, लेकिन साउंड की बात कर रहे हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। स साउंड बार बार आ रहा है ना, और ये स कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवल साउंड अगर आप याद कीजिए ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। रोड इज़ फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, स साउंड।
Peter Piper picked a peck of pickled paper. Per sound बार बार. All sounds these are consonant. Antithesis and repetition. Antithesis में क्या होता है कि when two opposite words in one sentence used, if you can meet with Trump and disaster, the whole village goes to the city. Village and city दोनों contrast हैं. And picture में देखिए, one small step for a man, one giant leap for mankind. एक छोटा स्टेप आदमी का मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम, ये एस्ट्रोनॉट के बारे में कहा जा रहा है. अभी भी हमारे एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में हैं, अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो. यस, इसी तरह रेपिटिशन है. रेपिटिशन में वर्ड पे जोर देने के लिए और कुछ रिदम लाने के लिए कई बार हम रिपीट करते हैं, जैसे वर्ड्स को रिपीट करते हैं. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, अब ये सेंटेंस भी कई बार आ सकता है, तो रेपिटिशन. या हार्ट 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 3 बार यूज़ किया है, तो यहाँ पे रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच है. एक और एग्जांपल देखिए, नोबडी, नोबडी कैन मेक इट आउट हियर अलोन. अलोन, ऑल अलोन. नोबडी, बट नोबडी कैन मेक इट आउट हियर अलोन. 2 वर्ड यहाँ बार बार रिपीट हुआ है, नोबडी और अलोन. सो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटिशन. आइडेंटिफाई कीजिए. अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं. मैंने आपको बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. अब आप खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को एसेस कीजिए कि आप समझ गए हैं और आप मेक आउट कर पा रहे हैं. पहला, हिज पेन रन्स लाइक हॉर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. उसकी पेन हॉर्स की तरह दौड़ती है एग्ज़ाम में. ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल. वो युद्ध में शेर है. ओ सन प्लीज़ कम आउट, इट इज़ टू कोल्ड. बहुत ईजी है, और अगर आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसका रिप्लाई भी करूँगी, बट प्लीज़ टैग नमस्ते इंग्लिश. देन ओनली आई विल कम टू नो दैट यू हैव रिटन इन द कमेंट. कंक्लूजन, दिस इज़ ऑल द पावर ऑफ लैंग्वेज. द फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं पहले आपको काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ. एक बार फिर से समराइज़ कर रही हूँ. फिगर्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज को क्रिएटिव बनाता है, और इसमें जो है सिंपल आइडियाज़ को बहुत अच्छे और क्लैरिटी के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, राइटिंग को बढ़ाता है, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, हमें इनकरेज करता है क्रिएटिविटी लैंग्वेज में ले आएँ. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अ वंडरफुल जर्नी into the world of figures of speech. I hope now you understand how writers and poets use simile, metaphor, personification and many other figures of speech to make their words more powerful and beautiful. I am sure you can now spot them in your textbook and even in everyday conversation. In the next video, I will explain you few more figures of speech in part 2. So stay tuned. And a gentle reminder. If you like this video, or if this video helped you, please like, share and subscribe Namaste English. Until next time, keep learning and keep shining.